हाँ 6 क्लास 15 लेसन 14 तक हमारे हो गए कंप्लीट। और ये वाला लेसन है, इसका नाम है नौकर। ठीक, और इसमें हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? गांधी जी के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह से कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते थे और खुद ही सारे काम करना पसंद करते थे। वे स्वयं के काम स्वयं ही करते थे, किसी और से नहीं करवाते थे और वो बहुत सख्त थे काम को लेकर। तो ये सारा हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठंड लग रही है, मुझे भी लग रही है, पर लेकिन पढ़ना तो है ही, पढ़ना पड़ेगा। मम्मी को बोलना मैं लेसन कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फटाफट गरम गरम पकोड़े खिलाएंगी आपको। ठीक है, चलो आ जाओ। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वे चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठ खड़े हुए। देखो, आश्रम जिसमें वो रहा करते थे वहां पर बहुत सारे नौकर चाकर थे, यानी कई नौकर थे, कई कार्यकर्ता थे जो आश्रम के काम किया करते थे। लेकिन गांधी जी उस समय भी अपने काम खुद ही किया करते थे, जबकि वो क्या थे? बैरिस्टर थे और वकालत पढ़ के आए थे। कहाँ से? लंदन से। और उस समय बहुत बड़ा मतलब ये एक पेशा माना जाता था वकील का, और इनकी इनकम भी बहुत हुआ करती थी। इतनी कमाई के बावजूद भी गांधी जी अपने काम खुद किया करते थे। पहले क्या होता था कि ना आटा है ना इसे चक्कियों पे नहीं पिसवाने जाते थे, लोग घरों में पिसा करते थे। पत्थर की चक्की हुआ करती थी, 2 पार्ट होते थे, उसमें ऊपर से छेद होता था, गेहूं डालते थे और उसको इस तरह से रोल करते थे या घुमाते थे, तब उसमें आटा पीसा करते थे। तो उस काम में गांधी जी की पत्नी और उनके बच्चे भी उनकी मदद किया करते थे। अगर चक्की खराब हो जाती थी तो गांधी जी, ऐसा नहीं कि किसी सही करने वाले को बुलाओ या किसी नौकर को बुलाओ तब वो सही करेगा, गांधी जी खुद अपने हाथ से वो चक्की ठीक किया करते थे। कई बार तो घंटों लग जाया करते थे उनको वो चक्की सही करने में। एक बार क्या हुआ, आश्रम में आटा कम पड़ गया रोटियों के लिए, तो कार्यकर्ता गांधी जी के पास आया कि है ना आटा कम पड़ गया है रोटियों के लिए। तो गांधी जी ने कुछ जरा भी नहीं सोचा और वो तुरंत ही खड़े हो गए आटा पीसने के लिए। एक बार और आप देखो कितनी अच्छी सी आगे बताया गया है कि और गेहूं हमेशा वो क्या बीन कर साफ कर कर पीसने पर जोर देते थे, क्योंकि है ना उसमें मिट्टी भी मिक्स हो जाती है, कंकड़ भी होते, तो पहले छानो, छानने से क्या मिट्टी बाहर हो जाती है जो बारीक कचड़ा होता है, फिर बड़े कंकड़ बीन कर साफ करने पर वो हमेशा ही जोर देते थे। और कौपिनदार यानी गुस्से वाले इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे, यानी वो क्या हो जाते थे, हैरान हो जाते थे। भाई गांधी जी इतनी बड़ी हस्ती थे उस समय के और इतना कमाते थे, अच्छे घर से थे, उसके बाद भी वो क्या गेहूं तक अपने हाथों से बीना करते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। शारीरिक यानी फिजिकली काम करने में उनको जरा भी शर्म नहीं आती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए, उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू ने कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात टाल ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर
चल दिए। यानी एक बार क्या हुआ, पढ़े लिखे कॉलेज के एक छात्र उनसे मिलने आए। अब वो पढ़े लिखे थे और उनको तो अंग्रेजी भी आती थी, और उस समय अंग्रेजी आना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और उनको अंग्रेजी आती थी, इसका उनको क्या था, गर्व भी था कि हाँ मुझे तो अंग्रेजी आती है। और वो गांधी जी से मिले और उन्होंने बोला कि अगर कोई काम हो, आगंतुक मतलब मेहमान, अगर कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं आपका हाथ बटाऊंगा। गांधी जी ने उनके मन की बात जान ली और ताड़ ली मतलब जान ली, तो और बोले कि है ना, ये गेहूं पड़े हुए हैं, इनको आप साफ कर दीजिए, आप बीन दीजिए। अब वो आगंतुक को बड़ा मतलब अजीब लगा कि भाई उनको तो ये उम्मीद थी ना कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं और मुझे तो अंग्रेजी भी आती है, तो गांधी जी मुझे कैसा काम देंगे, कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही काम देंगे। लेकिन गांधी जी ने उनको क्या काम दिया, गेहूं बीनने का काम दिया। अब गांधी जी को मना तो वो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, बीनना शुरू कर दिया। 1 घंटे तक गेहूं उन्होंने बीने। उसके बाद क्या, वो थक गए। अंत में जब वो थक गए तो वो गांधी जी से विदा लेकर चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे ही प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कई गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रम वासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को धोकर ही काटना चाहिए। गांधी ने एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खासतौर पर इसलिए दिए गए कि तुम्हारा हाजमा खराब है। यानी कुछ सालों तक गांधी जी ने क्या काम संभाला आश्रम में, भंडार घर का। भंडार घर में क्या होता है, जो भी सामान बनता है, दाल चावल रोटी फल सब्जियां वगैरह, उनकी देखरेख का काम किसको सौंपा गया, किसने ले लिया अपने हाथों में, गांधी जी ने ले लिया। और सुबह गांधी जी जल्दी उठते थे, नहा धोकर प्रार्थना करते थे। प्रार्थना के बाद वो कहाँ जाते थे, भंडार घर में जाते थे, रसोई घर के भंडार घर में, और वहां जाकर वो सब्जियां छीलने का काम किया करते थे, क्योंकि उन्हें सब्जियों और अनाजों की पौष्टिकता का बहुत ज्ञान था। उन्हें पता था कि कौन सी सब्जी किसको देनी है, किस व्यक्ति को किस तरह का खाना देना है, और क्या सब्जी क्या फायदा करेगी, ये सारी चीजों का उन्हें नॉलेज था, उनको जानकारी थी। मम्मी भी खिलाती है ना कि भाई ये हरी सब्जियां खाओ फायदा करेंगी, फल खाओ, सेब खाओ, है ना, खिलाती है। ऐसे ही गांधी जी भी आश्रम के लोगों को खाने में दिया करते थे। जिसको जिस तरह की तकलीफ होती थी, कोई परेशानी होती तो उसको उस तरह का खाना वो दिया करते थे। और वो सब्जियों को धोकर अच्छे से साफ कर कर ही काटने में विश्वास करते थे। एक बार एक आश्रम का कार्यकर्ता था, उसने है ना बिना ही धोए आलू काट दिए, तो गांधी जी ने उसको समझाया कि आलू और नींबू हमेशा धोकर ही काटने चाहिए। घर पे भी सब्जियां तो टमाटर है, आलू है, गोभी है, कोई भी सब्जी है, पहले अच्छे से, क्योंकि मार्केट में वो खुले में पड़ी रहती है, फिर उसको बहुत सारे लोग टच भी करते हैं, धूल मिट्टी भी उस पर होती है, तो वो अच्छे से साफ करके ही बनानी चाहिए। एक बार आश्रम में उन्होंने केले दिए एक आश्रमवासी को खाने के लिए, उस पर ब्लैक ब्लैक डॉट्स थे, चकत्ते मतलब उस पर डॉट्स थे ब्लैक कलर के। हम लोग ये सोचते हैं ना ये तो खराब हो गए हैं, काले काले हो गए हैं, ये तो बेकार है केले, और अक्सर हम नहीं खाते उन केलों को, लेकिन वो बहुत ज्यादा हल्के हो जाते हैं क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से पक जाते हैं, पूरे तरीके से क्या होते हैं, पक जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनको खाने से हमारा हाजमा यानी जो हमारी पाचन क्रिया है वो बिल्कुल सही से होती है। तो फिर वो आश्रमवासी को थोड़ा बुरा लगा कि भाई मुझे इस तरह के केले क्यों दिए गए खाने के लिए। तो आश्रम जो गांधी जी थे उन्होंने उसे समझाया कि आपका हाजमा खराब था, इसलिए अच्छे से आपका हाजमा सही हो जाए, इसलिए आपको ये केले खाने के लिए दिए गए, क्योंकि ये आराम से पच जाएंगे।
आगे पढ़ते हैं, देखो आगे क्या है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से सबको साफ करने होते, दल बनाकर साफ करते थे वो लोग। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पैंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वे एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, ये काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। यानी क्या था कि मतलब जो खाना गांधी जी खुद परोसते थे अपने हाथों से, और वो देखते भी थे कि सबको खाना सही से परोसा जा रहा है या नहीं। इसलिए उनके अपोजिशन में तो बोल ही नहीं पाता था कोई। तो उबला हुआ, कम नमक मिर्च का जैसा भी खाना होता था ना, क्योंकि वो पौष्टिकता को ध्यान में रख के बनता था खाना, पौष्टिक खाना होता था, तो चुपचाप सारे लोगों को खाना पड़ता था और सब लोग खा भी लेते थे चुपचाप। और बर्तन सबको खुद ही साफ करने होते, सबको अपने अपने बर्तन खुद धोकर रखने होते थे, ऐसा वहां नियम था। और सब इस नियम को मानते भी थे, क्योंकि वहां पे यही सिखाया जाता था कि सबको अपना अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा। लेकिन रसोई में जो खाना बनाने के बर्तन होते थे भाई, वो तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के तो होते नहीं थे, सबके लिए खाना बनता था। तो उसके लिए क्या ग्रुप्स बनाए गए थे, दल, उनको कहते हैं ग्रुप्स। तो दल बनाए गए थे अलग अलग कि आज ये वाला दल धोएगा, कल ये वाला साफ करेगा, कल ये वाला। तो वो एक उन्होंने अपना दल बनाकर डे डिसाइड किए हुए थे कि इस दिन वो, तो वो अपना वो वाले बर्तन धुलते थे। एक बार क्या हुआ, गांधी जी खुद ही पतीलों को धोने बैठ गए, और बड़े बड़े पतीले थे। पहले बर्तन दिन बार से नहीं धोते थे, चूल्हा जलता था पहले। क्या जलता था? चूल्हा। और लकड़ियां जलाकर खाना बनाते थे। जब लकड़ियां जलती है तो उसके बाद चूल्हे में क्या रह जाती है? राख रह जाती है। क्या रह जाती है? राख, ब्लैक होती है वो। और उस राख से बर्तन साफ किए जाते थे। तो गांधी जी वही ब्लैक राख लेकर वो पतीले को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बर्तन बिल्कुल साफ चमकते हुए चाहिए होते थे, क्योंकि बर्तन साफ सुथरे ही होने चाहिए। उनमें हम खाना खाते हैं, और अगर गंदे बर्तनों में खाना खाएंगे तो हमको बीमारियां होंगी। इसलिए उनको बर्तन जरा भी गंदे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो वो बर्तन पतीले साफ करने बैठ गए। एक पतीला वो रगड़, और पतीलों में तो क्या होता है, खाना बनता है तो वो नीचे से जल भी जाते हैं, उनमें लग भी जाता है खाना, तो ज्यादा गंदे होते हैं। उसी समय कस्तूरबा जी वहां पर आई, और उनको जब बर्तन धुलते हुए देखा तो वो बोली कि ये काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आप उठ जाओ। और उन्होंने उनका हाथ पकड़ के उठा दिया। गांधी जी चुपचाप उठ गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब इनके सामने तो बोलना बेकार है, इसलिए वो चुपचाप वहां से उठकर चले गए। और जब तक बर्तन चमक नहीं जाते थे उनको संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि नवागत यानी नया नया आया होता है, उसको बोलते हैं, अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए। इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं में
कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। एक बार आश्रम का निर्माण हो रहा था और वहां पे बिस्तर भी सबको अपने अपने सुबह उठा के रखने होते थे और सही जगह पर रख के आने होते थे, झाड़कर तय लगाकर। एक बार क्या हुआ कि आश्रम में एक नया व्यक्ति आया, उसको नहीं पता था कि बिस्तर कहाँ पर रखने हैं, तो वो बेचारा पूछने गया था जब तक कि बिस्तर कहाँ पर रखूं। तब तक तो गांधी जी ने उसके बिस्तर झाड़े, लपेटे और अपने कंधे पर, जब वो लौटकर वापस आ रहा तो उसने देखा गांधी जी उसके बिस्तर लेकर जा रहे हैं रखने के लिए। तो गांधी जी को बिल्कुल किसी काम को करने में जरा भी संकोच नहीं होता था। वो अपना काम तो करते थे, दूसरे का काम भी वो बहुत मन लगाकर और खुशी के साथ किया करते थे। एक बार क्या हुआ, गांधी जी अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ मतलब उनका स्वास्थ्य खराब था, बीमार हो गए। तो आश्रम के जो कार्यकर्ता था उसने सोचा कि है ना, गांधी जी भाई उठेंगे, पानी भरेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी, तो उनको तकलीफ से बचाने के लिए उसने आश्रम के कुछ लोगों को अपने साथ लगाकर जितने भी बर्तन थे उनके छोटे बड़े सारे पानी से भर दिए। गांधी जी को नहीं पसंद था कि उनका काम कोई और करे। जब तक वो अपना काम किसी से कराना पसंद नहीं करते थे, जब तक कि वो कर सकते थे। अब जब करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते थे वो बात अलग थी, लेकिन जब तक वो थोड़े भी उनके हाथ पैर चल रहे हैं तब तक वो अपना काम खुद ही करते थे। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि उनका पानी किसी और ने भर दिया। वो सो के जब उठे, उन्होंने अब गए और एक टब उठाया, कुएं पे गए, पानी भरा और रखकर लेकर आए। कार्यकर्ता को बड़ा दुख हुआ कि है ना, उसने गांधी जी के अगेंस्ट ये काम कर दिया, उनके खिलाफ वो फिर उठ के कर रहे, तो उसे बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई और उसे दुख भी हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वे थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वे मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। 42 माइल्स वो पैदल चलते थे और सुबह जाते थे, शाम को वापस आ जाते थे। कुछ भी उन्हें सामान लेना होता था, खरीदारी करके और अन्य कोई काम होता था तो वो करके वापस आ जाया करते थे। अद्भुत, अनोखा और शारीरिक श्रम मैंने बताई, क्योंकि फिजिकली वर्क, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे महात्मा जी, तो उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उन पे दया करे, उनको दया करके और उनका काम कोई दूसरा करे। वो अपना काम खुद ही करना पसंद करते थे। दैनिक यानी रोजमर्रा के काम वो खुद ही करते थे। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके काम कोई दूसरा करे, इसलिए वो अपने काम स्वयं ही करते थे। एक बार जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तब वो क्या करते थे, वहां से ना 42 किलोमीटर जाना पड़ता था। कोई भी अगर आपको सामान लेना है, कोई चीज खरीदनी है तो 42 किलोमीटर पैदल चल, तो गांधी जी पता पैदल चलकर जाते थे 42 किलोमीटर, और इसके लिए सुबह 2 बजे उठ जाते थे वो और जो कुछ भी खाना पीना होता था वो अपने उसमें रख लेते थे झोले में और रख कर लेकर जाते थे। जब भूख लगती थी तो उसको वो खा लेते थे और खरीदारी कर कर शाम तक वापस वो आश्रम में आ जाया करते थे। वो चलते भी बहुत तेज थे और ये सब है ना, जो उनके साथी लोग थे ना वो उनको देखा करते थे ऐसा कर कर, फिर वो भी ऐसा ही किया करते थे। अनुसरण करना यानी उनके जैसे करना, किसी को देखकर उसकी तरह कार्य करना। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी भी साथ में लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं।
एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या ये उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। एक बार तालाब होते ना, कई वैसे हो जाते तो उनको मिट्टी से भर के प्लेन किया जाता है, तो वो प्लेन करने का काम चल रहा था और जो आश्रम के लोग थे वो उसमें काम करते थे। गांधी जी भी उनका सहयोग करते थे। तो एक बार जब वो लोग है ना फावड़े अपना जो काम दिन का काम पूरा खत्म करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ता लगा रखा, फल वगैरह। तो उन्होंने गांधी जी से बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, हम खुद लगा लेते अपना नाश्ता, हम खुद कर लेते। तो गांधी जी बोले कि मैं खाली था और मेरे पास इतना समय था कि मैं आपके लिए नाश्ता लगा सकूं, इसलिए मैंने नाश्ता लगाकर आपके लिए तैयार रखा है। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। कहाँ गए? लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। शाकाहारी भोजन बनाने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि गांधी जी शुद्ध शाकाहारी थे, वो वेजिटेरियन थे। इसलिए जो छात्र थे उनको पता था कि गांधी जी सफाई पसंद है, वो गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए जो भारतीय छात्र थे उन्होंने सोचा कि वो स्वयं ही गांधी जी के लिए खाना बनाएंगे अपने हाथों से। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरछरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम भोज में यानी खाने पर आमंत्रित सम्मानित अतिथि गांधी जी स्वयं थे। बाकी कोई जानता ही नहीं था कि गांधी जी कौन कैसे हैं, तो उनको पता ही नहीं चला। एक वो गांधी जी जाके उनके साथ में काम करने लगे, पतले दुबले तो वो थे ही, तो वो कर रहे हैं, सब्जियां भी काट रहे हैं, तस्तरी धो रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं। उनको किसी को पता नहीं चला कि उनके बीच में गांधी जी उनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जब उनका नेता आया तो उसने देखा कि जिनको उन्होंने आमंत्रित किया खाने पर वो तो स्वयं ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे यानी कठोर थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे, रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाकर साफ करना। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली, झाड़ू। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पूरा पत्र लिखकर समाप्त करते थे, क्योंकि वो किसी भी थके हुए साथी को जगाना नहीं चाहते थे। नोआ खाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस बार गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी जी बाद में क्या होते थे, उनके पत्र आते थे और जो उनके पत्र आते थे ना सिर्फ गांधी इंडिया लिखकर ही आते थे, क्योंकि वो तो पूरे इंडिया में घूमते रहते थे और जब उनको समय मिलता था रात में तो वो उसी समय उन पत्रों का जवाब लिखकर रख देते थे, जिससे कि उन लोगों को उनके पत्रों का जवाब मिल सके जो उन्होंने पूछा है। अगर पत्र लिखते समय लालटेन, पहले क्या बिजली नहीं हुआ करती थी, लालटेन जलती थी जिसमें ना ऐसे नीचे गोल होता था, ऊपर ग्लास लगा हुआ था चिमनी की तरह और उसमें बत्ती होती थी। उसमें केरोसिन तेल डालकर फिर उसको जलाकर काम किया जाता था। अगर वो केरोसिन तेल खत्म हो जाता था तो लालटेन बंद हो जाती थी। तो गांधी जी अपने किसी भी साथी को नहीं उठाते थे, वो चंद्रमा की रोशनी में ही बैठकर अपना पत्र समाप्त कर लेते थे। मतलब वो किसी को परेशान भी नहीं करते थे कि भाई सभी थके हुए हैं,
एक बार उनके शिविर में सिर्फ उन्होंने क्या 2 आदमी रखे, ज्यादा आदमियों को उन्होंने नहीं रखा। अब जो वो तो गुजराती थे, क्या खाते थे? खाकरा खाते थे। तो वो जो दूसरे आदमी थे उनको खाकरा बनाना नहीं आता, क्योंकि वो गुजरात के नहीं होंगे। उनके साथ तो सारा हिंदुस्तान उनका अपना था, वो ऐसे तो भेदभाव नहीं करते थे कि गुजराती रखना या रखना, तो उन्होंने दूसरे रखे थे। अब उनको खाकरा बनाना नहीं आता था। गांधी जी ने क्या किया, वो उठे और बिल्कुल एक रसोइया जिस तरह से समझाता ना, इस तरह से उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों को खाकरा बनाने की विधि बताई। और उस समय पता है गांधी जी की उम्र कितनी थी? कितनी थी? देखो 78 यानी 78 इयर्स के वो थे। इस उम्र में भी देखो वो अपने काम खुद करते थे। हम अभी भी नहीं करते। मम्मी एक गिलास पानी दे दो प्लीज, मम्मी खाना लगा दो आपका और ये भी चाहते हो कि मम्मी आपको मुंह में खिलाए खाना, और कपड़े वहां फेंक दिए, बैग वहां फेंक दिए, जूते वहां फेंक दिए। ऐसा ही करते हो ना कि सारे काम मम्मी करेगी? नहीं, ये लेसन पढ़ने के बाद अपने काम खुद करना, खुद ही करने भी चाहिए अपने काम। वे मां की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता ही नहीं था। वे उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा ले लेते। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि प्यास लगने पर उस बच्चे को पिला सके। और ऐसा करने के बाद कुछ समय बाद उस बच्चे ने क्या दूध पीना छोड़ दिया। वो कमजोर क्यों हो गई थी? क्योंकि वो बच्चा दूध पीता था, जिसकी वजह से बड़ा हो गया था बच्चा और फिर माँ का दूध पीता था। तो माँ क्या, और फिर उनको सोने भी नहीं देता था दूध पीने के चक्कर में रात में। तो ना तो उनकी ना तो रात में नींद पूरी होती थी और ना ही वो अपनी देखभाल कर पाती थी, जिसकी वजह से वो क्या होती जा रही थी, पोलक कमजोर होती जा रही थी। और वो बहुत कोशिश कर रही थी कि बच्चा दूध पीना छोड़ दे, लेकिन बच्चा दूध पीना छोड़ ही नहीं रहा था। गांधी जी ने ये जिम्मेदारी क्या ले ली, अपने सर पर ले ली कि अब मैं ही ये काम करता हूँ। और वो जब भी लौट कर आते थे थके हो, कितने भी थके होते थे, रात में जब लौट कर आते थे तो उस बच्चे को पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे और पास में पानी भरकर रख लेते थे कि बच्चा जब भी रोएगा वो उसको पानी पिला देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता था, बच्चा आराम से सोया रहता था क्योंकि माँ उसके पास होती नहीं थी। तो उसको पता होता था कि जब पास में माँ नहीं है तो दूध पीने का मिलेगा भी नहीं दूध पीने को, इसलिए वो चुपचाप लेटा रहता था। क्योंकि पास में चीज दिखती है तभी उसे खाने का मन करता है, इसीलिए वो भी आराम से लेटा रहता था। और कुछ समय बाद मतलब 1 पखवाड़े यानी एक वीक बाद उसने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री यानी प्रेस की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, वो भारत आने पर वे कहाँ गए, अधिवेशन में गए। एक अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस नेताओं का, वहां पर वो गए। उन्होंने वहां देखा कि जो पाखाने थे यानी टॉयलेट थे वो क्या गंदे थे। तो पहले उन्होंने क्या साफ किए, वो टॉयलेट साफ किए, पाखाने साफ किए। और फिर कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से क्या इकट्ठे हो गए, पत्र इकट्ठे हो गए जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे ये काम दूं।
क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से यानी मेरे करने की क्षमता से बाहर न हो। जो मैं कर सकता हूं वो हर काम में करने को तैयार हूं। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम भी बहुत खुशी के साथ किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था नौकरों को हमें वेतनभोगी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनको क्या हमारे परिवार, हमारे भाई बहन की तरह ही रखना चाहिए। अब ये हरिजन शब्द है ना, इसको दलित वर्ग होते हैं उनके लिए गांधी जी ने यूज किया था। हरिजन मतलब हरि के बंदे, यानी हरि के भगवान के लोग। क्योंकि है ना, पहले भारत में क्या था, छुआछूत बहुत ज्यादा थी। उन लोगों को है ना अपने पास नहीं बैठने देते थे, उनको दूर से ही दूर 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 करते थे, मंदिर में नहीं जाने देते थे, पानी भी उनको अपने यहाँ से नहीं भरने देते। इस तरह का उनके साथ व्यवहार होता था। गांधी जी को ये पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उनको अपने साथ रखने पर जोर दिया। आजकल ये वर्ड ऐसा उनको बोलना भी क्या है, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, बंधित है, यानी प्रतिबंधित है। हम बोल नहीं सकते, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, उनको किसी चीज के लिए कहीं जाने, सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी जाने आने के लिए मना भी नहीं कर सकते। और गांधी जी ने उस समय ये कदम उठाया था। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ने कहा कि इनको अपने भाई की तरह मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं, चोरी भी कर ले, किसी की नीयत अच्छी नहीं हो, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया, मतलब उनकी सेवा का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता था, काटता, दूसरा बकरियों को दुहता मतलब उसका दूध निकालता था, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह उनका काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकाला करते थे धूप में। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। वहां पर है ना सर्वेंट होते ना, उनको भी ऐसे सर्वेंट की तरह नहीं रखते, अपने घर पे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही रखते हैं वो लोग। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही मानता हूँ और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की है उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझे, मतलब उसके बदले में इतना मेरे में सामर्थ्य की नहीं कि उसका बदला मैं चुका सकूं, इतना मैं काबिल नहीं हूं, क्योंकि आपने मेरी बहुत सेवा की और उसका कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। लेकिन ऊपर बैठा ईश्वर सब कुछ देखता है और वो अवश्य ही इसका फल आपको देगा, ऐसा गांधी जी ने कहा और विदा ली और वापस लौट आए। देखो इसकी लेखिका के बारे में भी जानते हैं, अनु बंदोपाध्याय। अनु बंदोपाध्याय 1917 से 2006, मतलब इस समय जन्म हुआ और इस समय उनकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही, यानी गांधी जी के साथ मिलकर उसने स्वतंत्रता संग्राम में तो भाग लिया ही और उनका बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में भी वो भाग लेती थी। उन्होंने कलेक्टेड वर्कर्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा। एक उसकी बुक है, उसका नाम है
उसमें उन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा है, जो उनकी रूटीन दिनचर्या थी, यानी रोज का काम था, जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता था। और इतने अच्छे कार्यों की वजह से ही उनको क्या नाम दिया गया? राष्ट्रपिता का नाम दिया गया, यानी पूरे राष्ट्र के पिता उनको कहा जाता है। और आज भी हम बुलाते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ये लेसन खत्म हो गया। थैंक यू क्यों? टाटा बाय बाय। थैंक यू आप बोलो मुझे।